नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मार्क्स ने अलगाव की स्थिति किसे कहा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। औद्योगिक में अधिकतर लोग अपने कार्य को अंतिम रूप नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्हें उत्पादन के एक छोटे से पुर्जे को बनाना होता है। अक्सर ये कार्य थकने वाला होता है जिससे लोग अपने कार्य से अप्रसन्न रहते हैं। मार्क्स ने इसी स्थिति को अलगाव कहा। अलगाव का मतलब होता है यानी कि अपने काम से लगाव ना होना, अलगाव। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण से समाज में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप हेडिंग बना के लिखेंगे, औद्योगिकरण से समाज में परिवर्तन, इतनी हेडिंग बना देंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। ठीक है, औद्योगिकरण से कुछ स्थानों में सामाजिक परिवर्तन हुआ है, यानी कि समाज में बदलाव आया है औद्योगिकरण की वजह से। ठीक है, जैसे रेलगाड़ियों, बसों और साइबर कैफ़े में जातीय भेदभाव का कम होना। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी हो गई, बस हो गई, साइबर कैफ़े हो गए, इनमें जातिगत जो भेदभाव है वो धीरे धीरे कम हो गया है। लेकिन औद्योगिकरण से आर्थिक स्थिति से संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो गई हैं, यानी कुछ लोग अमीर हो गए हैं, कुछ गरीब के गरीब ही रह गए हैं, तो समाज के अंदर असमानताएं उत्पन्न हो गई हैं, यानी कि लोग समान नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है टेररिज्म से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या टेररिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से इसे तैयार करके जाइएगा। टेररिज्म, इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य को छोटे छोटे पुनरावृत्ति में तोड़कर कामगारों के मध्य बांट दिया जाता है, यानी कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कामगारों को दे दिया जाता है और कामगारों की समय के अनुसार ही अपने कार्य को ख़त्म करना होता है। कामगारों को क्या करना होता है, समय के अनुसार, यानी कि उन्हें निश्चित समय में ही अपने काम को ख़त्म करना होता है। इसी को हम टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संसाधनों को पूंजी के कितने रूपों में विभाजित किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि सामाजिक संसाधनों की पूंजी के कितने रूपों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, सामाजिक संसाधनों को पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से वो 3 रूप हैं, आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले आर्थिक पूंजी है, तो भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में हमें प्राप्त होती है ये। उसके बाद है सांस्कृतिक पूंजी, तो ये प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में हमें प्राप्त होती है सांस्कृतिक पूंजी। और सामाजिक पूंजी यानी कि सामाजिक संगतियों के जाल के रूप में हमें प्राप्त होती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार से यहाँ पे क्या समझते हैं, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिसके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। यानी कि अगर हम समाज के अंदर किसी व्यक्ति को घुलने मिलने से रोकते हैं तो ऐसी स्थिति को हम अपवर्जन या बहिष्कार कहते हैं, अथवा अलग रखा जाता है उसे पूरी तरह से समाज से। ठीक है, ये उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाया जाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। तो यानी कि ज़्यादातर जनसंख्या के लिए अगर वो अवसर खुले हैं, लेकिन किसी के लिए अगर वो अवसर बंद कर दिए जाएं तो इसका मतलब है उसके लिए बहिष्कार कर दिया जाता है उसका समाज के द्वारा। उसे हम सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन इसी में है, दलित शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो दलित शब्द का अर्थ इस तरह से हेडिंग बनाएंगे, उसके आगे इसे लिखेंगे, दलित भूतपूर्व समुदायों और उनके नेताओं द्वारा गढ़ा गया शब्द है। ठीक है, तो यानी कि भूतपूर्व यानी कि पुराने कुछ नेताओं के द्वारा इस शब्द को गढ़ा गया था, उनके नेताओं के द्वारा। ठीक है, जो इन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, भारतीय भाषाओं में दलित जो शब्द है का आरक्षित अर्थ है कि पैरों से कुचला हुआ। ये शब्द ना तो
डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन दलितों को सशक्त बनाने के लिए आंदोलन आंदोलन उनके नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? यानी कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में उनके लिए आंदोलन चलाया गया था दलितों के लिए। ठीक है। 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंगों के दौरान इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक रूप में किया गया था। व्यापक का मतलब होता है बड़े स्तर पर दलित शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसी में, अन्य पिछड़े वर्ग दलितों से कैसे भिन्न हैं या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कैसे हैं? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप था। ठीक है। किंतु जातियों का एक बड़ा समूह ऐसा भी था जिन्हें नीचा समझा जाता था। उनके साथ तरह तरह का भेदभाव भी बरता जाता था, परंतु उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। ठीक है। ऐसे ये सेवा करने वाली जातियों के लोग थे जिन्हें जाति सोपान में नीचा स्थान प्राप्त था। भारत के संविधान में इस संभावना को स्वीकार किया गया है। ये आम बोलचाल में प्रचलित अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी शब्द का संवैधानिक आधार है, जो कि आजकल सामान्य रूप से प्रचलित है। ठीक है। तो इसी को हम अन्य पिछड़ा वर्ग कह देते हैं, यानी कि इनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। ठीक है। समाज में नीचा भी समझा जाता था, परंतु ये अछूत नहीं थे। ठीक है। तो यही था अन्य पिछड़ा वर्ग। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण था फिलहाल। उसके बाद नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो नारी ने अपने इतिहास में, नारीवादी आंदोलन ने या नारी आंदोलन ने अपने इतिहास में कौन कौन से मुद्दे उठाए? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है, नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान निम्नलिखित मुद्दे उठाए। तो पहला था, विद्वानों तथा समाज सुधारकों के अनुसार स्त्री पुरुषों के मध्य असमानताएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं। यानी कि महिलाओं और जो स्त्री और पुरुष हैं उनके बीच जो मतलब असमानताएं देखने को मिलती हैं, तो वो प्राकृतिक नहीं है, यानी कि ईश्वर ने उन्हें नहीं बनाया है, बल्कि समाज ने भेदभाव उत्पन्न कर दिया है। ठीक है। तो पहला पॉइंट यही था। उसके बाद अगला है यहाँ पे, ज्योतिबा फूले एक सामाजिक बहिष्कृत जाति के थे और उन्होंने जातिगत तथा लैंगिक दोनों विषमताओं पर प्रहार किया। यानी कि जातिगत जो भेदभाव होता है उस पर भी उन्होंने प्रहार किया, और लैंगिक यानी कि स्त्री पुरुष जो भेदभाव होता है इस पर भी उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक दशाओं तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए बंगाल में प्रयास किए तथा सती प्रथा के विरोध में अभियान चलाया, और ये पहला स्त्रियों के संबंध में ऐसा मुद्दा था जिसने आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक महाराष्ट्र की घरेलू महिला ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में अपनाई जा रही दोहरी नीति का प्रतिपादन किया था। उसके बाद है अगला पॉइंट इसमें, सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया। वे लड़कियों को चारदीवारी में रहते हुए शिक्षा के हिमायती थे, यानी कि वो लड़कियों को शिक्षित करना चाहते थे। ठीक है। तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रेषण क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे। प्रत्यक्ष प्रेषण प्रश्नों, यहाँ पे प्रश्नों है, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की एक विधि है। तो ये प्रत्यक्ष प्रेषण क्या है? एक उत्तर प्राप्त यानी कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की एक विधि है। इस विधि के अनुसार शोध प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको कक्षा और बालिका विद्यालयों में कुछ समय यह देखने में बिताना होगा कि वहाँ के छात्र कैसा व्यवहार करते हैं। आपको कुछ कसौटियाँ निर्धारित करनी होंगी, जिनके आधार पर आप ये कह सकेंगे कि छात्र अपने विद्यालय से कितना खुश हैं। यानी कि छात्रों के बीच रह कर के ये जानना चाहिए। जानने के बाद पता चलेगा कि छात्र अपने विद्यालय से खुश हैं या नाखुश हैं। इस प्रकार पर्याप्त समय तक अनेक प्रकार के स्कूलों को देखने के बाद आप अपने प्रश्नों का उत्तर देने की आशा कर सकेंगे। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, प्रेषण मतलब प्रत्यक्ष प्रेषण क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शोध विषय सार्वजनिक स्थान का उपयोग किसके बारे में है?
ठीक है, तो इसके बारे में हम आंसर जान लेते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये शोध विषय उन सार्वजनिक स्थानों के बारे में है जिनका उपयोग विभिन्न तरह से किया जाता है। उदाहरण, कुछ खाली जगहों में तो कई तरह के छोटे छोटे काम धंधे चलते हैं, जैसे कि सड़क के किनारे की खाली जगह में छुटपुट सामान बेचने वाले खड़े होते हैं, छोटी मोटी काम चलाऊ दुकानें होती हैं अथवा वाहन खड़े होते हैं। वैसे ही कुछ जगह खाली दिखाई देती है लेकिन समय समय पर विभिन्न तरीकों से काम में लाई जाती है, यानी कुछ जगह जो खाली होती है वो भी समय समय पर काम में लाई जाती है, जैसे विवाह या धार्मिक समारोह के लिए, सार्वजनिक बैठकों के लिए अथवा कई तरह की छोटी चीज़ें फेंकने के लिए अनेक खाली स्थानों पर बेघर गरीब लोग रहने लगते हैं। इस प्रकार अनेक घर बन जाते हैं। तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में 73वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे तैयार करना है आपको, ठीक है, और परीक्षा में बिल्कुल छाप देना है। तो पहली बार 1992 में 73वें संविधान के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र शासन का परिचय मिलता है। ठीक है, तो इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की, यानी कि पंचायती राज आया था इसमें। ठीक है, अब ये अनिवार्य हो गया कि स्थानीय सुशासन के सदस्य गांवों तथा नगरों में हर 5 साल में चुने जाएंगे, यानी कि गांव के स्तर पर चुनाव होने लग गए थे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 73वें या 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के स्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। यहाँ पे महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिल गया था, 1/3। ये संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया गया था, यानी कि फर्स्ट टाइम महिलाओं को चुनाव में शामिल किया गया था 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे है 73वें संशोधन के तुरंत बाद 1993-94 के चुनाव में 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीति प्रक्रिया से जुड़ी, यानी कि 8 लाख महिलाएं 73वें और वे 1993-94 के चुनाव में 8000 महिलाएं चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी। वास्तव में महिलाओं को मताधिकार देने वाला एक बड़ा कदम था, यानी कि मताधिकार देने के लिए, वोट डालने का अधिकार देने के लिए एक बड़ा कदम था। ये क्रांतिकारी संवैधानिक संशोधन 1992 से 93 में पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए।